हेलो एवरीवन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आसान चीज़ है समझने में। बेसिकली कंपोजिशन का मतलब आप क्या कर रहे हो, फंक्शन को कंपोज कर रहे हो, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल रहे हो। ठीक है, तो इस तरह की एक्सप्लेन आपके पहले लिखी हुई है, तो हम लोग थोड़ा फॉर्मली डील कर रहे हैं। जैसे कि आपने ये पहले सुनाई हो, तो बेसिकली नॉर्मल साइन एक्स के अंदर आपने क्या डाला हुआ, 2x। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दो फंक्शन है मेरे पास, लेट्स से के z इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू साइन z। z की वैल्यू जब रिप्लेस करोगे यहाँ पे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन 2x। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन डाला, बेसिकली फंक्शन की इनपुट फंक्शन ही है। ठीक है, तो हम बहुत सिंपल से एग्जांपल से देखें पहले। ठीक है, फॉर्मल राइटिंग में आएंगे अभी। हम मान लो मैंने 2x प्लस 1 लिखा और gx लिख दिया, लेट्स से 3x प्लस 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे लिख रहा हूँ f ऑफ gx विच इज़ बेसिकली f ऑफ gx, मतलब फंक्शन में x की जगह आपने क्या डाल दिया, gx। तो ये क्या दिखेगा आपको, 2gx प्लस 1, फिर gx की वैल्यू प्लेस कर दी, इजी। 3x विच इज़ 6x प्लस 5 सोल्व करने के बाद। ऐसे ही अगर मैं आपसे गो ऑफ एक्स पूछूँ तो विच इज़ g ऑफ f ऑफ x, मतलब g के अंदर जहाँ पे x था वहाँ पे आपने क्या डाल दिया, fx। सो दिस इज fx प्लस। अब fx का वैल्यू अगर रिप्लेस कर दिया जाए प्लस 2, तो दिस टर्न आउट टू बी 6x प्लस 5। अब इत्तेफाक से दोनों बराबर आ गए, पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा बराबर आए। जैसे कि अगर मान लो मैं एक नया फंक्शन ले लूँ hx, ओके, 4x माइनस 3, तो आप h ऑफ f निकालो। h ऑफ f का मतलब h के अंदर x की जगह fx डाल दिया, दिस इज 4fx माइनस 3। So 4 times fx, fx is 2x plus 1 minus 3, this turned out to be 8x plus 1। ठीक है, अगर मैं f of h निकालूँ तो so f of h is f of hx। ठीक है, so we have 2 times hx plus 1, hx है मेरा 4x माइनस 3 प्लस 1, तो ये आ गया मेरे पास कितना, 8x माइनस 5। तो आप देख पा रहे हो कि मेरे पास h ऑफ f और f ऑफ h ये बराबर नहीं आए हैं, पर फोग और गोप बराबर आ गए थे। तो ये बराबर हमेशा आते हैं, नहीं आते, तो इन जनरल तो नहीं आते, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि कम्यूटेटिव कंपोजिशन नहीं होती इन जनरल, पर कुछ कुछ केसेस में आ सकते हैं। नंबर्स का सेटिंग इस तरह से हुआ कि आ गया आंसर उस तरह से। ठीक है, तो ये बेसिक हमने कंपोजिशन के बारे में देखा। अगर मैं इसको फॉर्मूले डिफाइन करना चाहूँ, मान लो एक फंक्शन है a से b। ठीक है, a से इनपुट लेगा b में ट्रांसफ़र कर देगा, g एक फंक्शन है c से इनपुट लेगा d में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो मैं कंडीशन निकालना चाहता हूँ, नेसेसरी कंडीशन, कि आप कंपोजिशन डिफाइन कर पाओ किसकी, कंडीशन सच दैट g ऑफ f गोफ इज डिफाइंड। तो अब इसको ऐसे देखो, g ऑफ एफ एक्स क्या चीज़ है, ये है मेरे पास g ऑफ एफ एक्स, इजी, g ऑफ एफ एक्स। सो बेसिकली f अपना इनपुट उठाएगा कहाँ से, a से, फिर आउटपुट देगा b के अंदर, और उस आउटपुट को g एज इनपुट रिसीव करेगा यहाँ पे एफ एक्स का जो भी आंसर आएगा। फिर g चेक करेगा कि वो आउटपुट आपका c में है कि नहीं, क्योंकि g की डोमेन तो c है।
तो वो आउटपुट अगर सी में हुआ तो फिर फाइनल आंसर जी कहाँ पे दे देगा अपना, डी के अंदर। मतलब बात शुरू हुई ए से और ख़त्म हुई कहाँ पे, डी पर। तो आप डिफाइन कब कर पाओगे, जब ये बी की वैल्यू आपको सी में दिखाई दे। अरे बात समझ में, एफ जहाँ पे अपना आउटपुट दे रहा है वो अगर सी में नहीं हुआ तो फिर जी कैसा आंसर दे पाएगा। इसलिए ज़रूरी है नेसेसरी कंडीशन के लिए कि जो तुम्हारा बी है वो दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ सी। ओके, तो ये हो गया अपने पास कि एफ ए से बी है, जी सी से डी है, और बी अगर सी का सबसेट है तो हम एक कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं। डायग्राम से अगर देखना चाहो तो एक सेट ए है, एक सेट बी है, फंक्शन डिफाइन है इस तरह से, और बी के ऊपर ही दूसरा सेट है अपना, कौन सा, सी, क्योंकि बी उसका सबसेट है, और सी से डी एक दूसरा फंक्शन डिफाइन है अपने पास, कौन सा, जी। तो फिर मैं क्या करूँगा, ए से डी एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, दैट इज योर जी ऑफ एफ। ठीक है, यहाँ से उठा क्वेश्चन, इनपुट उठा, बी के अंदर आया, बी का इनपुट, बी का जो भी आंसर देख रहे हैं आप वो सी के अंदर ही है, तो सी उसको उठा के कहाँ पे चिपका देगा, डी के अंदर। तो ये फॉर्मली हमने कंपोजिशन को डिफाइन कर दिया। ज़्यादा इसमें कोई लोड नहीं है कि भाई आप कैसे निकालते हो वैल्यू, सिंपली फंक्शन के अंदर फंक्शन डालना है। अभी थोड़े बहुत बेसिक एग्जांपल आपने देखे ही। एक प्रॉपर्टी तो आपने देखी, देखो स्टार्टिंग में मैंने एफ एक्स लिया था 2x + 1, जी एक्स लिया था मैंने, जी एक्स क्या लिया था हमने 3x + 2, एंड एच एक्स लिया था मैंने 4x - 3। कुछ और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि वही ले, 3x + 4 ले लेता हूँ, एच एक्स ले लेता हूँ 4x + 5। ठीक है, तो कम्यूटेटिव तो हमेशा नहीं होता, लेकिन एसोसिएटिव होगा क्या, तो वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पे बताई जा सकती है कि एसोसिएटिव का मतलब आपको एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालना है। एसोसिएटिव मतलब पेयरिंग कैसे करोगे, तो मैं कहता हूँ कि अगर इस चीज़ को आप इस तरह से निकालो, ठीक है, या फिर इस तरह से निकालो, एक ही बात है। कहने का मतलब जी ऑफ एच निकाल के एफ के अंदर डाला जाए या एफ ऑफ जी निकाल के उसमें एच डाला जाए, आंसर आपका सेम ही आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑल द फंक्शन। आज कैसा भी फंक्शन पकड़ो, तो इसमें वेरीफाई करके देखो एक बार कि पहले जी ऑफ एच निकाल लूँ। तो जी ऑफ एच क्या आया, जी के अंदर मैंने एच एक्स डाल दिया, दैट इज़ 3hx + 4। स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक बार आइडिया लग जाएगा तब। तो 4x + 5 + 4, सो ये हो गया मेरे पास 12x, 15 + 4 19। ठीक है, जी ऑफ एच आ गया। अब मैं निकाल रहा हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एच, मतलब ये जो भी सीन आया इसको एफ में डालना है, मतलब 2 × 12x + 19। ओके, ये हो गया मेरे पास 24x + 2x, पीछे +1 भी है, तो 19 ये 39 हो जाएगा मेरे पास। ओके, अब इसी चीज़ को एसोसिएटिव प्रूव करना है तो मेरे को एफ ऑफ जी निकाल लेता हूँ। देखो ये पहला पार्ट तो मैंने कर दिया। एफ ऑफ जी क्या है, 2 × gx + 1, तो दैट इज़ 2 × 3x + 4 + 1। तो ये क्या हो गया मेरे पास 6x + 8 + 1 9। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं डालना चाह रहा हूँ h। ठीक है, ऑफ h, सो 6 × hx, hx क्या आपका 4x + 5, ओके, +9। तो देखो कितना हो गया 24x 30 + 9 39। तो एसोसिएटिव हमेशा ही होल्ड करता है, कम्यूटेटिव कभी करेगा कभी नहीं करेगा, और मोस्टली नहीं करता। तो अब यही मान के चलो कि फंक्शंस का जो कंपोजिशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब f से g करो या g से f करो हमेशा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, पर एसोसिएटिव हमेशा होल्ड करेगा जब जब वो वैलिड है। तो कुछ इस पे प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली, डिफाइन करना आ गया, कुछ एग्जाम्पल कर लिए जाए आसान से। हम देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्म फंक्शन। यूनिफॉर्म मतलब जिनकी डेफिनेशन पूरी डोमेन में एक ही तरह की है। ठीक है, 2 तरह के फंक्शन होते हैं अपने पास, जैसे कि अपन बोलते हैं 2x + 1, तो ये क्या अपना यूनिफॉर्म, पूरी इसकी जो डोमेन है रियल नंबर उसमें सेम ही है।
एक फंक्शन हम इस तरह से लिखते हैं x माइनस वन व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू वन एंड 2x प्लस थ्री व्हेन x इज ग्रेटर देन वन। तो इनको बोलता हूँ पीस वाइज फंक्शन, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन या नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, क्योंकि इनकी डेफिनेशन एक जैसी नहीं रहती पूरे डोमेन के अंदर। तो हाल फिलहाल मैं इसी तरह के फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है ax² माइनस रूट टू, ठीक है, फॉर सम पॉजिटिव a, ठीक है, फॉर सम पॉजिटिव a। आपको a का वैल्यू निकालना है इफ f ऑफ f रूट टू इज माइनस रूट टू, ठीक है, f ऑफ f रूट टू इज माइनस रूट टू। तो इसको निकालो। सो मैंने क्या बोला, f ऑफ f का मतलब f के अंदर आपने fx ही डाल दिया, तो क्या बन गया फंक्शन a f² माइनस रूट टू, मतलब a के अंदर f का स्क्वायर दैट इज ax² माइनस रूट टू सारे का होल स्क्वायर माइनस रूट टू, ठीक है। वैल्यू कहाँ पर निकालनी मेरे को, रूट टू के ऊपर, तो डाल दो इसके अंदर। ये बन गया a रूट टू का स्क्वायर हो गया मेरे पास कितना 2 माइनस रूट टू होल स्क्वायर माइनस रूट टू। ये वैल्यू दी हुई अपने किसके इक्वल, माइनस रूट टू के इक्वल, तो ये कैंसिल हो गया। इन दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा ही, ऑब्वियस ही बात है, पर a को आपने पॉजिटिव बोला तो ये तो जीरो होगा नहीं, तो 2a बराबर रूट टू करना ही पड़ेगा। सो a का वैल्यू कितना आ गया 1/√2। आसान है, ठीक है। और देखिए आसान से सवाल, कंपोजिशन देख रहा है यूनिफॉर्म फंक्शंस की। f ऑफ x मेरे पास है x रेज टू पावर x, gx है मेरे पास x रेज टू पावर 2x, ठीक है। मेरे को fog x भी निकाल के बताओ और gof x भी निकाल के बताओ, ठीक है, दोनों निकाल के बताना है। और देखो मैं निकाल रहा हूँ fog x का सीधा सा मतलब f के अंदर आपने किसको डाल दिया, gx को, ये क्या बन गया gx रेज टू पावर, बस x से दिया gx आगे तो रखना है, रेज टू पावर gx, तो दिस इज x रेज टू पावर 2x रेज टू पावर x रेज टू पावर 2x। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो क्या हो गया x 2x इंटू x रेज टू पावर 2x, ये आ गया मेरे पास x रेज टू पावर 2, x का पावर टोटल हो गया कितना हो गया 2x प्लस 1, ये चीज़ दिखाई दे रही है। गोफ निकालना ज़रा एक बार, सिंपली 9th की प्रॉपर्टीज पढ़ी है अपन ने ना, पावर मल्टीप्लाई होती है, ऐड होती है, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में घट जाती है, वही चीज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ में g में x है वहाँ पे fx आ गया, तो ये क्या हो गया fx रेज टू पावर 2fx, ओके। सो पुट करो वैल्यूज, x रेज टू पावर x रेज टू पावर टाइम्स रेज टू पावर x, पावर मल्टीप्लाई हो गई, कितना बनाए 2 टाइम्स x इंटू एक्स रेज टू पावर x, दैट इज x रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर x प्लस 1। तो यू कैन क्लियरली सी कि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि अपन ने पहले भी देखा है कम्यूटेटिव होना फंक्शंस का, कंपोजिशन का होना, कम्यूटेटिव होना हमने पहले भी देखा है, कंपोजिशन का कम्यूटेटिव होना कोई ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है। एक आसान सा सवाल देखो, f ऑफ 1x, एक फंक्शन दिया है f ऑफ 1x जो कि x है, f ऑफ 2x, ठीक है, 1 माइनस x है, f ऑफ 3x थर्ड फंक्शन है दैट इज 1/x, f ऑफ 4x द फंक्शन इज गिवन 1/1 माइनस f ऑफ 5x मेरे को x अप x माइनस 1, f ऑफ 6x, 6 फंक्शन दिए हुए आपको x माइनस 1/x, ठीक है। और तो सिंपल सी कंडीशन दी है f ऑफ 6 इंटू f ऑफ mx इज इक्वल टू f ऑफ 4x, तो अपने को m का वैल्यू निकालना है। ऑल्सो वी आर गिवन दैट f ऑफ n f ऑफ 4x
इज इक्वल टू f3x। तो n का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है, m और n निकाल के बताना है, सिंपल सी बात है। f6 के अंदर fm डाला, तो f6 कहाँ पर मेरे पास ये, तो मैं जहाँ पे x वहाँ पे fm रख देता हूँ, fm x माइनस 1 अपॉन fm x, और ये इक्वल हो गया 4 क्या आया मेरे पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, तो ये हो गया मेरे पास fm x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू fm x, ओके, माइनस यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिखना था मेरे को, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। सो fm x को मैं LHS में लिया और कॉमन निकाल लूँ, तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये उधर चला गया, 1 माइनस एक्स हो गया प्लस का, कैंसिल कैंसिल, तो fm x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का एडजस्ट कर दो, x माइनस 1 अपॉन एक्स। कंपेयर करके देखता हूँ किसके बराबर आ रहा है मेरे पास, सिक्स फंक्शन इक्वली आ गया, ठीक है ना, f6। सो m का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 6। इस पे आ जाओ, बोल रहा है fn f4x। अब देखो f4x क्या है अपना 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू f3 मेरे को दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स, n का वैल्यू निकालना है। अब ऐसी स्थिति में देखो, कोई फंक्शन अगर एग्जैक्ट पता लग जाए तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे किसी तरह से x लेके आओ, तो अपन थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इस पूरी चीज़ को अल्फ़ा मान लेते हैं और सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x का वैल्यू 1 अपॉन अल्फ़ा, सो x इज़ 1 माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को मैंने अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया, एंड इन रिवर्स x का वैल्यू जो भी आया वो पुट कर देता हूँ, तो उल्टा हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। अब अल्फ़ा तो इनपुट ही है, उसको x लिखो y लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज फंक्शन की एक्सप्रेशन सेम ही है। तो कंपेयर करके देखो किससे दिख रहा है अपने पास, क्या है फंक्शन x अपॉन एक्स माइनस 1, दैट इज़ f5, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 5। तो एक सिंपल सा फंक्शन देखा हमने। इस तरह के सवाल काफ़ी आता है कि आपके पास रिपीटेड पैटर्न में बोल रहा है कि n टाइम्स कंपोजिशन किया, तो 2 बार 3 बार करके देखो, फंक्शन के अंदर फंक्शन डालते जाओ, कोई पैटर्न नज़र आने लगता है, कंपेयर करके आंसर दे दोगे, इजी। चलिए एक सिंपल सा सवाल और, इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। हमारे पास f(x) दिया हुआ है ax प्लस बी, ओके, और gx दिया हुआ है bx प्लस ए। तो अपने को a इंटू बी निकालना है, गिवन दैट a एंड b बोथ आर नेचुरल नंबर्स, और साथ में इंफॉर्मेशन दी है f ऑफ g50 माइनस g ऑफ f50 इक्वल टू है 28। चलिए साथ साथ पुट करूँगा, देखना ध्यान से। जी ऑफ 50 का सीधा वैल्यू रख सकता हूँ 50b प्लस ए, जी के अंदर है 50 मतलब 50a प्लस बी। अब ये पूरी वैल्यू जा रही है किसके अंदर, f के अंदर, तो ये क्या हो गया a टाइम्स 50b प्लस a प्लस b माइनस ये पूरी वैल्यू जा रही b के अंदर b टाइम्स 50a प्लस b, मेरी माइनस ही हो जाएगा, आगे माइनस लगा हुआ, ब्रैकेट खोल दिया मैंने। अब देखो 50ab बूम, बचा मेरे पास a स्क्वायर आगे से माइनस b स्क्वायर पीछे से, एंड प्लस b एंड माइनस ये इक्वल है 28 के। a प्लस बी, ए माइनस बी नज़र आ रहा है मेरे को, तो मैंने a माइनस बी बाहर खींच लिया, अंदर बच गया a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 28। तो अगेन ए भी आपके क्या है नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो डेफिनेटली दोनों क्या है 28 के फैक्टर्स हैं, जो कि आप लिख सकते हो 1 इंटू 28, 2 इंटू 14 एंड 3 पे नहीं जाएगा 4 इंटू 7, वापस 7 ही आना है। अब इसमें देखो थोड़ी सी वकल लगाओगे तो हम कुछ केसेस से बच सकते हैं। ये मान लो तुम्हारा इवन नंबर है, तो पक्की बात है ये ओड नंबर होगा, क्योंकि अगर डिफरेंस इवन है तो सम भी इवन ही होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ ओड नंबर, और अगर ये ओड है
तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, इवन नंबर। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट है ये ओड इंटू इवन टाइप की चीज़ है, इन दोनों में से पक्का एक ऑर्डर एक इवन है। तो डेफिनेटली ये वाला केस टूट गया जिसमें दोनों इवन चल रही हैं। ओके, तो इन दोनों बाकी दोनों केसेस में देखता हूँ अगर, तो ऑब्वियसली बात है ये a माइनस बी छोटी क्वांटिटी है, a प्लस बी माइनस वन बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि a और b दोनों ही नेचुरल नंबर है। तो a माइनस बी को आपने 28 किया और a प्लस बी माइनस वन को आपने अगर 1 किया, तो आपके पास देखो क्या बनता है मेरे पास, ये माइनस वन इधर आगे 29 2 हो गया, ऐड करूँगा तो 2a इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास कितना, b से b कैंसिल 30, तो a का वैल्यू हो गया 15, सो b का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 13 माइनस 13 है ना। 15 डालोगे तो b का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, नेगेटिव का 13 आ रहा है, जो कि मेरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि a और b दोनों नेचुरल नंबर थे। दूसरा केस बचा इसका, तो a माइनस बी 4 है, a प्लस बी माइनस 1 7 है, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ऐड किया 2a इज इक्वल टू 12, तो a का वैल्यू 6 आ गया, तो b का वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। तो मेरे को निकालना क्या था, a b का प्रोडक्ट 12 आ गया। तो इस तरह के सवालों में फैक्टर बनाओ, और क्योंकि नेचुरल नंबर है तो दिखता है साफ साफ ये 28 के फैक्टर्स हैं, तो किस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, केसेस बनाने पड़ेंगे 28 के फैक्टर्स के। तो थोड़ा बहुत ये देख लो कि ओड इंटू इवन टाइप की चीज़ें, कुछ केसेस रिजेक्ट हो जाएंगे। हालांकि अब 28 ही था तो एक केस रिजेक्ट हुआ, तो आप सोच सकते 3 भी निकाल ही सकते थे अपन, लेकिन ज़्यादा केस होंगे तब ऐसा सोचना बहुत ज़रूरी होता है अपने लिए। ठीक है, इजी। चलिए एक सवाल और देखिए, एक फंक्शन है आर से आर, बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 17। अपने को fx निकालना है। तो पहली बात तो ये देख लो, f के अंदर पोलिनोमियल डाल रहे तो वापस पोलिनोमियल आ रहा है, तो fx है तो पोलिनोमियल फंक्शन ही, तो कितने डिग्री का होगा वो, कितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा। ऑब्वियसली बात है कि भाई वो जो पोलिनोमियल होगा वो लीनियर ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक डाली वापस फाइनल आंसर क्वाड्रेटिक ही आ रहा है, तो fx लीनियर फंक्शन ही होगा। अगर वो क्वाड्रेटिक होता तो क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक डालते हो तो स्क्वायर करने पे 4 डिग्री की टर्म आती कि नहीं आती, पर ऐसा हुआ नहीं है। जितने डिग्री का इनपुट डाला उतने डिग्री का आउटपुट आ रहा है, तो पक्की बात है fx लीनियर ही है। तो ये मेरा ये एजम्पशन आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। ax प्लस बी क्यों अज्यूम कर रहा हूँ मैं, लीनियर फंक्शन क्यों मान रहा हूँ। तो अब ऐसा मान ले तो फटाफट चालू हो जाओ, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस बी प्लस 2 टाइम्स a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस b इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड डिग्रीज को कंपेयर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली इसको रिजोल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो एक्स वाई कोफिशिएंट क्या बन रहा है, यहाँ से आ रहा है a, यहाँ से आ रहा है 2a, तो 3a इज इक्वल टू एल का टोटल कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 3a हो गया 6, तो a का वैल्यू 2 आ गया। x का टर्म देख लो, यहाँ से आ रहा है अपने पास a और यहाँ से आ रहा है मेरे पास माइनस 6 से, दैट इज इक्वल टू माइनस 10। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से भी a की वैल्यू 2 ही आ रही है, सेम आना जरूरी है, नहीं तो फिर हम बोलेंगे डजंट एग्जिस्ट, कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा मेरे को। कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर करो, 3a यहाँ से प्लस b, ऊपर से देखोगे तो 2 2 जा 10a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 17। सो a का वैल्यू तो मेरे को पता है 2 है, तो हो गया 13a मतलब 26 प्लस 3b इज इक्वल टू 17। उधर फैक्टो कितना आ रहा है भाई, 26 माइनस 17 माइनस का 9, सो b की वैल्यू होगी मेरे पास माइनस 3। इजी, सो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू माइनस 3। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं, कंपोजिशन करके अपनी डिग्री कंपेयर करके इक्वेशंस बनानी है, सोल्व करते जाना है।
ओके, अब एक चीज़ देखो, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ जी एक्स 2x+1 एंड एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है एच एक्स जो कि है 4x² + 4x+7। आपको क्या करना है, एक फंक्शन f निकालना है, फाइंड f सच दैट f ऑफ g इज इक्वल टू h। ठीक है, f ऑफ g इज इक्वल टू h मतलब क्या कहना चाह रहा हो, f ऑफ gx किसके बराबर है, hx के, मतलब f ऑफ 2x+1 इज इक्वल टू हाउ मच, 4x² + 4x+7। एक बात तो समझ में आ गया होगी आपके कि जो मेरा f है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है। अब इसको निकालो कैसे, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे को f(x) निकालना है, मतलब मेरे को सिंगल एक वेरिएबल चाहिए यहाँ पे। तो थोड़ी देर के लिए इसको क्या बोल दोगे, अल्फ़ा। तो थोड़ी देर पहले अभी सवाल किए थे ना अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, तो 2x+1 इज इक्वल टू अल्फ़ा है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, अल्फ़ा -1 डिवाइडेड बाई 2। तो अपन बोथ साइड रिप्लेस कर देते हैं, f ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फ़ा -1/2 का होल स्क्वायर, 4 टाइम्स अल्फ़ा -1/2 + 7। सोल्व करके आ गया मेरे पास अल्फ़ा -1 का होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा +1 प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा -1 दैट इज़ 2 अल्फ़ा -2 + 7। कितना हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर, ये सब तो कैंसिल हो गया, 8 - 2 6, ये आ गया एफ ऑफ अल्फ़ा। अब अल्फ़ा को एक्स से रिप्लेस कर दो, ये सब वेरिएबल ही है, एज लॉन्ग एज फंक्शन की एक्सप्रेशन थोड़ा ना बदलती मैंने। अल्फ़ा डालूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर -6, तो एक्स डालूंगा तो क्या आएगा, x² -6। इस तरह से फंक्शन निकाल सकते हो। इसी टाइप का एक दूसरी बात अगर मैं करूँ कि लेट्स से कि f ऑफ बाइवेरिएट फंक्शन की बात करूँ, 2x + 3y एंड x - 2y इज इक्वल टू x² + 3xy - y³ बोला जाए, फाइंड f ऑफ x, y। तो बेसिकली जो बड़ी बड़ी टर्म लिखी हुई है इसकी जगह मेरे को सिंगल वेरिएबल चाहिए। थोड़ी देर के लिए इसको बोल दोगे अल्फ़ा, इसको बोल दोगे बीटा। सो मेरा क्या हो गया, 2x + 3y इज इक्वल टू अल्फ़ा आ गया एंड x - 2y मेरे पास बीटा हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे, ये ख़त्म, ये कितना हो जाएगा, 7y अल्फ़ा -2 बीटा। तो y का वैल्यू आ गया अल्फ़ा -2 बीटा डिवाइडेड बाई 7। ये वैल्यू चिपका दो कहीं पे भी, दूसरी इक्वेशन में चिपका दूँ, 2 टाइम्स अल्फ़ा -2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बीटा। सो x आ गया मेरे पास बीटा + 2 टाइम्स अल्फ़ा -2 बीटा डिवाइडेड बाई 2। सोल्व करोगे तो दिखता है 2 बीटा -4 बीटा, तो 2 अल्फ़ा -2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाता है। तो अपने को करना कुछ नहीं है, ये एक्सप्रेशन में क्या करोगे, यहाँ पे अल्फ़ा आ गया, यहाँ पे बीटा आ गया, तो कोरोस्पॉन्डिंगली आपने एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, अल्फ़ा - बीटा होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा - बीटा। वाई का वैल्यू क्या आया था, अल्फ़ा -2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस y³ इज अल्फ़ा -2 बीटा बाई 2 सारे का होल क्यूब। अब जब पूरी इक्वेशन अल्फ़ा बीटा में दिख रही है, अल्फ़ा को x से रिप्लेस कर दो, बीटा को y से रिप्लेस कर दो, तो आपको क्या पता लग जाएगा, x, y। ठीक है, अभी तक जो मैंने कंपोजिशन दिखाई आपको सब यूनिफॉर्म फंक्शंस पे थी, बस फंक्शन के अंदर फंक्शन डालो, सोल्व करो, कंपोजिशन हो गई। ठीक है, इस पर कुछ सवाल लगाओ, फिर हम नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस की कंपोजिशन भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस। नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस के बारे में बताया था, अपने पूरे डोमेन में ये एक जैसे नहीं रहते हैं, डेफिनेशन बदलती रहती है, तो इनकी कंपोजिशन थोड़ी सी ट्रिकी होती है। मज़े की बात है कि पहले सब्जेक्टिव पेपर आता था तब इनको पूरा सीखना पड़ता था, आजकल वो पेपर ऑब्जेक्टिव ही है,
तो फिर इतना लोड नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं सवाल आने बंद हो गए, क्योंकि तुम्हें पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए होता है तो आप निकाल लेते हो। पर अभी हाल फिलहाल अब पूरा पूरा डिफाइन करना सीखेंगे इसको। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 0 अगर एक्स अपना 0 से 2 के बीच में है, एंड 3 माइनस एक्स अगर अपना एक्स 2 से 3 के बीच में है। ठीक है, अपन को निकालना है फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स, ऑफ एक्स निकालना है। अब मान लो जब डिफाइन तो मैं कर दूंगा, आपको अगर मैं पर्टिकुलरली पूछूं कि वैल्यू निकालनी है आपको किसकी, 2 की निकालनी है। ठीक है, एफ ऑफ F2 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले आपने F2 को निकाला, कितना आया मेरे पास। अब 2 पे निकालनी है, तो 2 के लिए कौन सी डेफिनेशन लगी, फर्स्ट वाली, तो 2 + 1 3 आ गया। एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 3 के लिए नीचे वाली डेफिनेशन लगेगी, तो 3 माइनस 3 0 हो गया। तो आपको देखो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर निकालना है तो फिर अपने को पूरा पूरा फंक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं अगर निकालूँ वैल्यू, आपसे पूछ रहा हूँ एफ ऑफ 3/2 निकालो। ठीक है, तो मैंने ठीक है निकालता हूँ कि एफ ऑफ 3/2 का मतलब 0 से 2 के बीच में, तो ऊपर वाली डेफिनेशन, तो 1 + 3/2 कितना हो गया, 5/2। ठीक, कितना हो गया मेरे पास 5/2। अब 5/2 कहाँ पे है, एफ 5/2 की वैल्यू निकालने, तो 5/2 यहाँ पे, नीचे वाली डेफिनेशन 3 माइनस 5/2 कितना हो गया, हाफ। ठीक है, ये तो वैल्यू निकालने की बात हुई। और अगर कभी कभार मान लो आपको डिफरेंशिएशन वगैरह करना पड़ गया, बोलोगे भाई एफ डैश एफ ऑफ 5/2 निकालो। ठीक है, एफ डैश एफ ऑफ 3/2 निकालो, तो आप बिना फंक्शन डिफाइन करके तो डिफरेंशिएशन कर नहीं पाओगे, तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन। और डिफाइन करने का मतलब आपको वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी ज़्यादा लोड नहीं है। मेरे को पता है कि भाई के जब फंक्शन के अंदर वैल्यू किसके आसपास होती है, 3/2 के आसपास, तो फंक्शन क्या लेता है अपनी शकल, तो मेरे को पहले ये निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि मेरा x की वैल्यू क्या है, 3/2 के अराउंड, तो एफ एक्स क्या होगा, 1 + x। अब ये भी सोचो इसमें 3/2 के अराउंड वैल्यू पुट करता हूँ, तो वैल्यू मेरी किसके अराउंड होती है, 5/2 के अराउंड। तो फिर नीचे वाली डेफिनेशन लगेगी फंक्शन निकालने के लिए, वो क्या लगेगी, एफ ऑफ 3 माइनस 1 + x। तो ये क्या हो गया, 2 माइनस x, तो डैश करने पे क्या मिलेगा आपको, -1। ठीक है, तो इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल कोई पर्टिकुलर पॉइंट में डिफरेंशिएशन पूछेगा या पॉइंट वैल्यू पूछेगा, तो आप उस पॉइंट के अराउंड घूमते रहो और वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अभी मैं इसको पूरा डिफाइन करता हूँ। तो पहला स्टेप तो वैसा ही है जैसे नॉर्मल यूनिफॉर्म फंक्शंस में किया था आपने। एक्स ये क्या किया आपने, एफ एक्स डाल दिया, 1 + एफ एक्स, अगर मेरा एफ एक्स किधर है, 0 से 2 के बीच में, एंड 3 माइनस एफ एक्स अगर मेरा एफ एक्स है 2 से 3 के बीच में। ठीक है, अब मेरे को पता करना है कि एफ कब 0 से 2 के बीच में, कब 2 से 3 के बीच में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स के बारे में जानना पड़ेगा। जानने के लिए बेस्ट उपाय है कि आप उसका ग्राफ बना दो। तो डोमेन तो मेरी 0 से 2 ही रहेगी, तो 0 से 2 के अंदर एफ एक्स का ग्राफ क्या है, 1 + x। तो 0 पे वैल्यू आ रही है 1 और 2 पे आ जाएगी 3। ठीक है, ये हो गया मेरा 3, यहाँ पे क्लोज लगाना है। फिर 2 से 3 के बीच में 3 माइनस x, तो 2 डाला तो कितना आ रहा है मेरे पास, 1। ठीक है, 1 ओपन बोला क्योंकि यहाँ पे भी ओपन है, और 3 पे वैल्यू हो गई 0। ओके, यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन में लिख देता हूँ, ये है मेरे पास 1 + x, ये है मेरे पास 3 माइनस x। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको फाइनली x में कैसे डिफाइन करूँ 0 से 3 के अंदर। तो उसके लिए क्या करना होता है, अपने डोमेन को स्प्लिट करना पड़ेगा अपने को। और वो स्प्लिट कहाँ कहाँ पे होगी, ऑब्वियस सी बात है कि 2 पे स्प्लिट होगी। तो आप ये देखो कि फंक्शन की वैल्यू 0 से 2 में कब चेंज हो रही है, यहाँ पे 0, ये 1, तो बीच में कहीं 2 आएगा, तो 2 वाली लाइन खींच लेता हूँ। फंक्शन की वैल्यू 2 होती है कब, जब 2 वैल्यू कब आएगा आंसर, जब x की वैल्यू 1 डालोगे। तो ऑब्वियसली इस ग्राफ में ये 1। तो आपको कहाँ कहाँ पे ब्रेक करना है, 0 से 1 एक इंटरवल हो जाएगा, 1 से 2 एक इंटरवल हो जाएगा, 2 से 3 एक इंटरवल हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि
डोमेन कहाँ पे टूटेगी वो समझ लो बस। तो तोड़ना कहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज हो रही वहाँ तो तोड़ना ही तोड़ना है। उसके अलावा फंक्शन 2 के अराउंड कब घूम रहा है, तो ग्राफ से पता लग जाएगी फंक्शन की 2 के अराउंड कब घूम रही है, x=1 के अराउंड। तो मैंने तोड़ दिया पूरी डोमेन को। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करूँगा। ओके, तो जब आपकी x की वैल्यू 0 से 1 है तो उस दौरान ये वैल्यू क्या है, 2 से कम, इस लाइन के नीचे है। तो 2 से कम में कौन सी डेफिनेशन फॉलो होगी आपकी, पहली वाली, है ना। जब फंक्शन की वैल्यू 0 से 2 के बीच में तो कौन सी डेफिनेशन फॉलो होगी, 1 + f(x), और हाल फिलहाल f(x) क्या है, 1 + x, कोई दिक्कत। अब x की वैल्यू जब 1 से 2 है, अभी सब जगह ओपन रख रहा हूँ, क्लोज कहाँ लगाना अब देख लेंगे अपन। जब 1 से 2 तो फंक्शन की वैल्यू क्या चलेगी, 2 से ऊपर सरक गई। अब जब फंक्शन की वैल्यू 2 से ऊपर सरक जाती है तो कौन सी डेफिनेशन आएगी, नीचे वाली, 3 - f(x), और f(x) का भी हाल फिलहाल 1 + x ही है। एंड जब x की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी तो फंक्शन अपना किधर आ गया, 2 के नीचे। तो 2 के नीचे कौन सी डेफिनेशन, ऊपर वाली, 1 + f(x). f(x) क्या है भाई अपना, 3 - x। तो ये डिफाइन हो गया। ओवरऑल आप इसको क्या बोल सकते हो, ये हो गया मेरे पास 2 + x, x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक, एंड दिस इज 2 - x, x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक, एंड दिस इज 4 - x व्हेन x वैल्यू क्या मेरे पास 2 से लेके 3 तक। ठीक है, तो अब देखो क्विकली डिसाइड कर लें तो अपन और क्लोज कहाँ पे लगाना है। तो फर्स्ट डेफिनेशन में देखो हमारे पास f(x) जब 0 से 2 है, दोनों जगह क्लोज अपने पास, तो f(x) की वैल्यू 0 से 2, मतलब ये चीज़, तो यहाँ दोनों जगह क्या लग गया मेरे पास, क्लोज। ठीक है ना। एंड उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, लास्ट में वाली पे देखूँ तो 2 वाला पार्ट देखो, 2 कहाँ से आ रहा है मेरे पास, सेकंड डेफिनेशन जो पलट रही है अपनी, इसमें यहाँ पे मेरे पास क्लोज लगा हुआ है। ठीक है ना, x = 2 पे जो वैल्यू पीछे वाली डेफिनेशन से आ रही है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरे पास, क्लोज। एंड लास्ट वाली डेफिनेशन यहाँ से आ रही है तो 3 पे लग जाएगा क्लोज। ठीक है, वैल्यू चेक कर लो कहाँ से मिल रही है मेरे को। तो इस तरह से आप ओपन क्लोज लगा सकते हो। ओके, तो और एग्जांपल देखते हैं और क्लैरिटी आएगी। सिंपल है, फर्स्ट स्टेप तो बहुत इजी है, उसके बाद देखते जाना है। मेरे पास एक दिया हुआ है क्वेश्चन, f(x) = -1 + mod x - 2। ठीक है, when x is between 0 to 4। ऑल्सो gx दिया हुआ है मेरे पास 2 - mod x, एंड x is between -1 to 3। मेरे को गो फॉर फोक दोनों निकालना है, तो इसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको इस पूरे एग्जाम्पल में। थोड़ा बहुत क्लैरिटी पहले सवाल में आई होगी, बची कुछ इसमें आ जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले तो f(x) को डिफाइन कर लो, मोड है ना, तो हटाना पड़ेगा। अपने पता है x की वैल्यू जब 2 से छोटी होगी तो अंदर एक क्वांटिटी नेगेटिव है, तो उल्टा खुलेगा, तो क्या हो गया, -1 + 2 - x व्हेन x इज <2, 0 से बड़ा। और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी और 4 से छोटी होगी तो अंदर की क्वांटिटी मेरी नॉन नेगेटिव हो जाएगी, तो मोड ऐसे ही खुल जाएगा, -1 + x - 2। ठीक है, तो ओवरऑल आप ऐसे बोल सकते हो, ये हो गया मेरे पास 1 - x, ये हो गया x - 3 कोरस्पॉन्डिंग डेफिनेशंस के अंदर। gx को भी डिफाइन कर सकते हो, x की वैल्यू जब -1 से लेके 0 तक है, फिर चीज़ नेगेटिव है, माइनस के साथ खुलेगी तो ये 2 + x हो जाएगा, और जैसे 0 से ऊपर जाओगे तो अंदर ही क्वांटिटी नॉन नेगेटिव है, एज इट इज़ खुलेगा तो 2 - x। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अपन निकालते पहले गो ऑफ x। तो पहला स्टेप बिल्कुल इजी है, 2 + f(x) जब मेरा f(x) किधर है, -1 से 0 के बीच में। ओके, एंड 2 - f(x) जब मेरा f(x) किधर है, 0 से ऊपर 3 के नीचे। तो f(x) की सुंदरता जानने के लिए हमें f(x) का ग्राफ बना लेना चाहिए, क्योंकि डोमेन तो f(x) के ना, तो डोमेन में डिफाइन करना है। तो 0 2 4, तो f(x) को देखो 0 से 2 के बीच में भाई क्या अपने 1 - x, तो 0 पे 1, 2 पे वैल्यू
-1, ठीक है। 1 माइनस एक्स हो रहा है, तो 2 रखोगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, -1 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया एफ एक्स का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक। फिर 2 रखने पे ये बन रहा है मेरे पास कितना, -1, और 4 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, वापस यहाँ पहुँच गया। ये हो गया किसका ग्राफ, एफ एक्स का, ठीक है। नीचे मेरे पास -1 है, ये 1। अब डोमेन तोड़नी है अपने को, कहाँ कहाँ पे तोड़ोगे, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे तो तोड़नी है। ये बीच वाला पॉइंट क्या होगा अपना, 0 कब हो रहा है वो चेक कर लो। एफ एक्स 0 कब होगा, x = 1 पे और यहाँ पे 3 पे। अब देख लो कि x की वैल्यू 0 के ऊपर नीचे कब हो रही है, ये वाला लाइन, ठीक है ना। 0 के ऊपर नीचे कब हो रही है, 1 के अराउंड, 2 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है 3 के अराउंड। तो मेरे को पूरी डोमेन को 4 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे, x का वैल्यू 0 से 1, ठीक है, देन 1 से 2, देन 2 से 3, देन 3 से 4, ठीक है। अब देखो 0 से 1 के बीच में अगर मेरा x है तो एफ एक्स किधर है आपका, 0 से बड़ा है, देखो ग्राफ ऊपर है, तो बड़ा है तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी, ये वाली 2 माइनस एफ एक्स। और हाल फिलहाल मेरा एफ एक्स किधर है, ये है 1 माइनस एक्स, ये मेरी x -3। तो एफ एक्स का वैल्यू भी पुट कर दो साथ साथ 1 माइनस एक्स, ओके। और अगर x की वैल्यू 1 से 2 है तो नीचे आ गया 0 से -1 के बीच में, तो 2 प्लस एफ एक्स। एफ एक्स अभी भी क्या है, 1 माइनस एक्स। 2 से 3 अभी भी किधर है, -1 से 0 के बीच में ही है, तो ऊपर वाली डेफिनेशन ही लगेगी, 2 प्लस एफ एक्स। एफ एक्स क्या हो गया, x -3, ओके। फिर आपको देखना 3 से 4, 3 से 4 में एफ एक्स 1 से ऊपर चला गया तो नीचे वाली डेफिनेशन लगेगी 2 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स क्या है मेरा, x -3। अब इसमें एक चीज़ देखो क्या है, फंक्शन दोनों कंटिन्यूस है, तो आप कहीं पे भी ओपन क्लोज लगाओ, सब जगह से वैल्यू बराबर ही आनी है आपकी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो ऊपर 2 पे क्लोज लगा चुका तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, 3 पे क्लोज, यहाँ पे 4 पे क्लोज, ठीक है। और नहीं तो अपन ये चेक कर सकते हो कि भाई तुम ग्राफ के अंदर पॉइंट डाल के देखो, ऊपर वाली डेफिनेशन से वैल्यू आ रही, नीचे वाली डेफिनेशन से वैल्यू आ रही, अगर दोनों सेम आते तो कहीं पे भी क्लोज लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना गोफ एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्लियरली दिखाई देगा, 2 माइनस 1, 1 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स, ये हो गया x -1, ये हो गया -1 माइनस, ये हो गया 1 माइनस एक्स। तो ये गोफ एक्स आ गया। सेम ऐसे ही फोग एक्स आपको डिफाइन करना हो तो अपना f देख लो, जहाँ पे x है वहाँ पे मेरे को क्या डालना है, g डालना है। तो 1 माइनस जी एक्स, अगर मेरा gx किधर है, 0 से 2 के बीच में, when my gx is 0 से 2 and gx -3 when your gx is between 2 to 4, ठीक है। क्लोज वगैरह का देख लेते हैं, तो ऐसा लगा हुआ है, इधर ओपन क्लोज क्लोज, ठीक है। अब ये जानने के लिए मेरे को gx का ग्राफ बनाना पड़ेगा, gx का ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। gx का फंक्शन क्या है, 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, -1 से 3 में जा रहे हो, -1 से 3 में, ठीक है। और -1 से 0 से ले तक मेरे पास कितना है, 2 प्लस एक्स। सो -1 पे वैल्यू आ रही है कितनी, 2 प्लस एक्स है ना, तो -1 पे वैल्यू 1 और 0 पे 2, ठीक है। देन 2 माइनस एक्स, 0 पे 2 और 3 पे हो जाएगी मेरी कितनी, -1, ठीक है। 3 पे हो जाएगी मेरे पास -1। सो इसके अंदर अगर अपन gx का ग्राफ तो बना ही चुके हो, अब मेरे को gx की वैल्यू देखो, fx कहाँ पे एक्सेप्ट करेगा gx को, जब वो 0 से 2 या 2 से 4 है, उसके बियॉन्ड अगर जाएगा तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को यहाँ से कुछ उड़ाना पड़ेगा। ये x बराबर 2 पे 0 हुआ था, 2 माइनस एक्स लाइन है नहीं, और ये 2 प्लस एक्स लाइन है। ये पॉइंट हो गया मेरा कितना, 2, ये पॉइंट हो गया 1। तो
ये बात तो तय होगी, पूरी डोमेन में मैं फोक एक्स को डिफाइन नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ -1 से 2 तक ही चल सकता हूँ। और उन सब में जो जी एक्स है मेरा, वो क्या 2 के नीचे ही है, तो एक ही डेफिनेशन काम में आएगी। सीधा सीधा फोक एक्स लिख सकते हो आप। कहाँ से कहाँ डिफाइन है, सिर्फ और सिर्फ ये -1 से 0, उस दौरान ये 2 + x है, ऊपर वाली डेफिनेशन ही लगेगी, तो 1 - 2 + x, एंड x का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक, 2 तक, उस दौरान भी ये 2 से नीचे ही है, तो भी ऊपर वाली डेफिनेशन लगेगी। और जी एक्स खुद क्या है, 2 - x। ओके, तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। और 2 के बियॉन्ड ये डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि f नेगेटिव नंबर एज इनपुट रिसीव करता ही नहीं है। 0 से 4 में डिफाइन किया था मैंने उसको। ओके, डन। चलिए, तो ये हुआ हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस का कंपोजिशन। कुछ एग्जांपल्स आप कर लीजिए तो क्लैरिटी आएगी किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। डोमेन ब्रेक करना मेन स्टेप है, और वो कैसे किया जाता है, जहाँ पे फंक्शन बदल रहा है वो। और ये देख लो, जैसे यहाँ पे जी एक्स का चेंज देखना मेरे को 2 के आसपास, ऊपर वाले में एफ एक्स का देखना था 0 के आसपास, तो एफ एक्स की 0 वाली लाइन खींच लो, यहाँ पे जी एक्स की 2 वाली लाइन देख लो, तो कहाँ पे ग्राफ कट हो रहा है वो एक्स आपको उठाने हैं। चलिए, आप कंपोजिशन निकालना सीख चुके हैं, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर लिया जाए कंपोजिशन से रिलेटेड। एक तो सबसे पहले चीज़ ओड एंड इवन। तो देख लो, पहले तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एफ और जी है, दोनों ओड या इवन में से कुछ ना कुछ तो है ही। वो अपन चेक करते हैं, ओड इवन चेक करने का मतलब क्या है, एक्स को -x से रिप्लेस करने पर वापस वही फंक्शन आता है कि नहीं। तो तुमने देखो एफ ऑफ -gx किया, अब यहाँ से g के बारे में 2 बातें हो सकती हैं, या तो g आपका क्या है, इवन है, या फिर g आपका ओड है। ठीक है, g इवन है तो माइनस ही खा जाएगा, g ऑफ -x क्या हो जाएगा, gx ही हो जाएगा, तो वापस फोग x मिल गया आपको। मतलब अब बाहर का फंक्शन चाहे जैसा हो, अंदर का फंक्शन अगर इवन है ना, तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा आपका, इवन ही होगा। सुंदर सी बात है। ठीक है, अगर जी ओड हुआ तो अपना माइनस बाहर फेंक देगा। अब एक तरह से एफ ऑफ -y पड़ा हुआ है, अब मेरे को फिर से सोचना पड़ेगा कि अंदर वाले माइनस को कैसे सेट करूँ। एफ अगर इवन है तो एफ ऑफ -y क्या हो जाएगा, एफ ऑफ y हो जाएगा, मतलब वापस फोग x आ जाएगा। और एफ अगर ओड है तो एफ ऑफ -y -fy, ओड इवन फंक्शन आई गया। आपने सेकंड लेक्चर देख लिया होगा अच्छे से, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ओड और इवन फंक्शन के बारे में। तो इस पूरे को अगर अपन समराइज करें कि डिफरेंट सिचुएशन में हमारे पास फोक कैसा रहता है, एफ, जी एंड फोक। ठीक है, अगर जी अपना इवन है तो एफ चाहे तुम ओड रखो, इवन रखो, या कुछ ना भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों केस में क्या रहेगा, मेरे पास फंक्शन इवन हो जाएगा, क्योंकि माइनस को डिजोल्व जी कर लेगा अंदर ही, बाहर का तो कुछ रोल बचेगा ही नहीं। और अगर एफ ओड है और जी भी ओड है तो फिर तभी ये मेरे पास ओड हो पाएगा, ये भी माइनस बाहर फेंकेगा, एफ भी माइनस बाहर फेंकेगा, तो ओवरऑल मेरे पास माइनस बाहर आ जाएगा। और अगर एफ इवन है और जी ओड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल आंसर मेरे पास इवन ही आएगा, क्योंकि एफ उस माइनस को ख़त्म कर देगा। तो कंपोजिशन ओड बस एक ही केस में आती है, कब, जब आप दोनों को ओड रखोगे, एफ भी ओड है, जी भी ओड है, तो ही उसका कंपोजिशन मेरे पास ओड आएगा, अदरवाइज इवन ही रहने वाला है। गिवन दैट कि आपका अंदर का फंक्शन जी और बाहर का फंक्शन एफ इवन या ओड में से पक्का कुछ ना कुछ है। बस एक केस में आपको छूट मिल सकती है, अगर जी इवन है तो फिर बाहर के फंक्शन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं 1 1 2 की तरफ। अगर मैं बोलूँ एफ एंड जी आर 1 1, ठीक है, देन फोग एक्स अगर वो डिफाइन है मस्ट बी 1 1, ठीक है, बट वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उस पर आएंगे अभी। वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू मतलब कि अगर आपका फोग 1 1 है तो जरूरी नहीं कि दोनों फंक्शन 1 1 हो, मे नॉट बी ट्रू। तो पहले तो अदर वे अराउंड पहले देखें, एफ और जी अगर 1 1 है तो फोग 1 1 कैसे होगा।
अब देखो डोमेन तो ऑब्वियसली बात है कि जी की होगी, तो फॉर सम x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। कैसे प्रूव करते थे अपन 1 1, मान लेते थे कि मान लिया कि फोग x1 इज इक्वल टू फोग x2। तो बेसिकली क्या लिखा आपने, f ऑफ g ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x2। अब क्योंकि f भी 1 1 है, ठीक है, आउटपुट अगर सेम है तो इनपुट भी सेम होगी, इसका मतलब g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2, और g भी 1 है, आउटपुट अगर सेम है तो इनपुट भी सेम होगी। ये पहले से पता है अपने को कि f और g दोनों क्या है, 1 1 है। तो तुमने क्या प्रूव कर दिया, अगर फोग x1 बराबर फोग x2 है तो x1 बराबर x2, इसका मतलब मेरा फोग कैसा कंपोजिशन है, 1 1 है। ओके, तो दोनों फंक्शन 1 1 है तो फोग तो 1 1 हो ही जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ फोग 1 1 है तो दोनों फंक्शन 1 1 होंगे क्या, कोई ज़रूरी नहीं है, बट एक बात ज़रूरी है, 1 1 का मतलब क्या होता है, डोमेन। और डोमेन कंपोजिशन में कौन डिसाइड करता है, अंदर वाला फंक्शन। तो अंदर वाला फंक्शन मस्ट बी ऑन टू, gx मस्ट बी ऑन टू। बाप कहोगे यार कि जनरल सिचुएशन में तो दोनों ही 1 1 होने चाहिए ना, पर हमेशा मैं एक सिचुएशन बना के दिखाता हूँ जिसमें ये f 1 1 ना भी हो तब भी फंक्शन फोग क्या हो जाएगा, 1 1, मस्ट बी 1 1। ठीक है, तो जो फंक्शन डोमेन डिसाइड कर रहा है वो 1 1 होना ज़रूरी है। तो देखो मान लो आपका g चल रहा है a से b और f चल रहा है b से c, तो मेरा फोग क्या हो गया, a to c। पक्की बात है यार कि अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए यार आपने, वो अगर g 1 1 नहीं है, आगे जाके कहीं मिल जाता तो ऑब्वियसली बात है, मान लो ये a पॉइंट ये b पॉइंट, तो फोग a फाइनल रिजल्ट यही मिलेगा, फोग b भी फाइनल रिजल्ट यही मिलेगा। इसका मतलब अगर g 1 1 नहीं हुआ तो फोग तो 1 1 कभी नहीं बन पाएगा, इसलिए केस तो अपने को भूलना पड़ेगा, तो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो एक पर्टिकुलर केस जिसमें मेरा जो ये f 1 1 नहीं है पर मेरा g है वो 1 1 है। अब देखो g मान लो ये 4 वैल्यूज को ऐसे मैप कर देता है तो g 1 1 है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू है, आगे जाके ये भी कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, और ये इधर चिपका दिया। ठीक है, अब देख पा रहे हो कि मेरे पास g तो 1 1 है, सारे एरो अलग अलग y पे चिपक रहे हैं, लेकिन ये 2 एरो एक पे ही आ रहे हैं, तो f तो 1 1 नहीं है। लेकिन अगर मैं फोग को चेक करूँगा a b c d, तो आप फोग ए निकालने जाओगे यहाँ पहुँचोगे, फोग भी निकालने जाओगे यहाँ पहुँचोगे, फोग से निकालने चाहोगे यहाँ पहुँचोगे, फोग डी निकालने जाओगे यहाँ पहुँचोगे। तो हर एक इनपुट का अलग अलग आउटपुट आया कि नहीं आया, इसका मतलब इस सिचुएशन में फोग 1 1 है, जबकि बाहर वाला फंक्शन अपना 1 1 नहीं है। तो ये तो बात हुई 1 1 की। ऑन टू का देख लो, सिंपल सी बात, f एंड g बोथ ऑन टू। ठीक है, f एंड g आर बोथ ऑन टू, तो ऑब्वियसली बात है उनकी कंपोजिशन भी ऑन टू होगी अगर वो डिफाइन होगी तो। देन 4 इज ऑन टू, बट वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, मे नॉट बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। ओके, तो पहले तो तुम देखो f और g दोनों ही ऑन टू है, तो फोग ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो अगेन मेरा g है और ये f हो गया, a टू b मेरा g, b टू c अपना मान लेते हैं f ऑन टू है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी z है तो उसका रिवर्स y आपको पक्का मिलेगा मिलेगा, क्योंकि c के सारे एलिमेंट्स के लिए b के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही होगा, क्योंकि f ऑन टू है। सिमिलरली b के कोई ना कोई एलिमेंट के लिए a के अंदर भी कोई ना कोई x अवेलेबल होगा, क्योंकि g भी ऑन टू है कि नहीं। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब z के सारों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे जो भी है उस सबके लिए कुछ ना कुछ a के अंदर अवेलेबल है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो ना कि आप अगर z से यात्रा चालू करोगे तो वापस किसी ना किसी एलिमेंट तक पहुँच ही जाओगे a के अंदर। तो अपना जो फोग है, जो कि आपने डिफाइन किया कहाँ से कहाँ, फोग को a टू c, तो पक्की बात है ये फंक्शन कैसा मेरा ऑन टू है।
पर मैंने बोला वाइस वर्सा ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। मतलब कि अगर आपका फोग इज़ ऑन टू, तो पहले तो ये समझो ऑन, और कोडोमेन कौन डिसाइड कर रहा है? बाहर वाला सेट, ठीक है। अंदर की डोमेन से बाहर की कोडोमेन तक मैप होता है ना अपन, ऑन टू। तो पक्की बात है कोडोमेन बाहर वाला सेट डिसाइड करता है, तो एफ मस्ट बी ऑन टू, ठीक है। जी ऑन टू ना भी हो तो भी चलेगा। अब देखो सेम वही एग्जाम्पल ऊपर वाला, अगर मैं वापस ड्रॉ कर दूँ तो कोई बुराई नहीं है। ए से बी मेरा जी है, ये जी, ठीक है। और ये हो गया अपना एफ, बी से सी ऐसे जा रहा है, और ये एलिमेंट यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है एफ को तो ऑन टू बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट गया तो वापस जा ही नहीं पाओगे, तो यहाँ तो किसी को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इन सारे एलिमेंट्स तक अगर आप ए तक पहुँच पाओ तो फोग मेरा ऑन टू बन जाएगा। ऑब्वियसली बात है, मान लो यहाँ पे मेरा पॉइंट ए बी सी डी, अब ए से चालू होके अब मान लो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ए से 1 तक पहुँच रहे हो, बी से 2 तक पहुँच जाओगे, सी से 3 तक पहुँच जाओगे, डी से 4 तक पहुँच जाओगे, है कि नहीं। तो ए बी सी डी के लिए रिवर्स में कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल है अपने पास एक अंदर, तो फोग तो ऑन टू हो गया। लेकिन देखो जी ऑन टू है क्या? जी ऑन टू नहीं है, क्योंकि उसकी रेंज में 4 एलिमेंट है, कोडोमेन में 5 एलिमेंट है, रेंज प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जी ऑन टू नहीं है, फिर भी मेरा फोग क्या हो गया? ऑन टू, ठीक है। तो एफ और जी अगर 1 1 ऑन टू है तो उनका कंपोजिशन भी 1 1 ऑन टू हो जाएगा, लेकिन वाइस वर्सा होना ट्रू नहीं है। अगर फोग 1 1 है तो डोमेन कौन डिसाइड करता है? अंदर वाला फंक्शन। तो अंदर वाले फंक्शन का 1 1 होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बाहर वाला उस पर स्पेसिफिक सिचुएशन ना भी हो तो भी काम चला सकते हैं, ठीक है। सेम यही चीज़ होल्ड करती है ऑन टू के लिए। एफ और जी ऑन टू तो फोग भी ऑन टू हो जाएगा, लेकिन कंपोजिशन ऑन टू है तो ऑन टू मतलब कोडोमेन, कोडोमेन बाहर वाला फंक्शन डिसाइड करता है, तो वो तो ऑन टू होना ही चाहिए। अंदर वाला ना भी हो तो कुछ सिचुएशन हम बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने सिचुएशन बना के दिखाई है आपको, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो फटाफट इस लेक्चर के सारे सवाल लगाओ, फिर हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।